हम कोई नई मशीन या इंजन देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आता है कि इसे किस फैक्ट्री में बनाया गया होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन मतलब क्या कभी ये सवाल आता है कि उस मशीन को बनाने वाली मशीन को किसने बनाया? ये काफी दिलचस्प सवाल है ना? हम्म। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास भागलपुर ITI के कुछ बहुत ही शानदार ट्यूटोरियल नोट्स हैं। और ये नोट्स असल में हमें उस मशीन के अंदर का विज्ञान समझाते हैं, जिसे मदर ऑफ ऑल मशीन्स कहा जाता है। मतलब हमारी लेथ मशीन। बिल्कुल। बिना लेथ मशीन के ना आज की इस मॉडर्न इंडस्ट्रियल दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सही कहा। तो बिना देरी किए सीधे उस हिस्से पर आते हैं जहां से काम शुरू होता है, मतलब मशीन का दिमाग। हाँ, जिसे हम हेड स्टॉक कहते हैं। अगर नोट्स के हिसाब से देखें तो हेड स्टॉक के अंदर गियर्स का एक पूरा नेटवर्क होता है। अच्छा, और यही गियर्स स्पिंडल के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर कोई पतला मेटल है तो हाई स्पीड चाहिए, और अगर बड़े या भारी मेटल्स हैं तो मतलब लो स्पीड की जरूरत होती है। अरे हाँ, और इसी हेड स्टॉक के ठीक आगे वो चक लगा होता है ना? जो उस मेटल के टुकड़े को एकदम कस के पकड़ लेता है। एकदम सही। नोट्स में ना 3 जॉ चक के मैकेनिज्म के बारे में पढ़कर मुझे लगा कि ये एकदम किसी ऑटोमेटिक छतरी जैसा है। ऑटोमेटिक छतरी? हाँ, मतलब एक चाबी घुमाओ और तीनों जॉज एक साथ खुल जाते हैं या कस जाते हैं। इससे तो कोई नया ऑपरेटर भी बिना ज्यादा मेहनत के सेंटरिंग कर सकता है। हाँ, ये एनालॉजी काफी अच्छी है। 3 जॉ चक काम को बहुत आसान बना देता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर ये 3 जॉ चक इतना ही कारगर और आसान है तो इंडस्ट्री में 4 जॉ चक की इतनी चर्चा क्यों होती है? मतलब उसकी वो जटिलता क्यों चाहिए? इसका कारण ये है कि हर मेटल का टुकड़ा ना एकदम गोल या सिमेट्रिकल नहीं होता। अच्छा। 3 जॉ चक सिर्फ गोल या हेक्सागोनल जॉब्स के लिए ही बेस्ट है। लेकिन मान लीजिए कोई टेढ़ा मेढ़ा या अजीब से आकार का मेटल है तो क्या होगा? तो शायद वो तीनों जॉ उसे ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। ऐसे में 4 जॉ चक काम आता है। उसमें हर एक जॉ को एक अलग चाबी से कंट्रोल किया जा सकता है। ओहो, मतलब ऑपरेटर खुद से मैन्युअली हर जॉ को एडजस्ट कर सकता है। हाँ, और इससे एकदम सटीक सेंटरिंग मिल जाती है। वैसे इस पूरी मशीन की जो असली कैपेसिटी है ना, वो उसके बेड की लंबाई से तय होती है। मतलब जैसे 5 फीट या 6 फीट का बेड? हाँ, बिल्कुल वही। तो अब चक ने मेटल को पकड़ लिया और हेडस्टॉक ने उसे स्पीड दे दी। लेकिन असली चुनौती तो अब आती है। कटिंग वाली चुनौती? हाँ, घूमते हुए उस ठोस लोहे को छीलना। इतने भारी फोर्स के बीच कटिंग टूल को स्टेबल कैसे रखा जाता है? यहीं पर वो कैरेज काम आता है ना? बिल्कुल। कैरेज ही वो हिस्सा है जो सारा भारी वजन ढोता है। ट्यूटोरियल में स्क्वायर थ्रेड का जिक्र था। मैं सोच रही थी कि आम वी शेप वाली चूड़ियां क्यों नहीं इस्तेमाल की गई? क्या इसका ताल्लुक उस हैवी फोर्स से है? एकदम सटीक एनालिसिस किया है। होता क्या है कि जब वी शेप वाली चूड़ियों पर दबाव पड़ता है तो वो बाहर की तरफ फिसलने लगती हैं। रेडियल स्लिप? हाँ, लेकिन कैरेज की लीड स्क्रूज में जो स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं उनका एंगल सीधा 90 डिग्री होता है। अच्छा, तो वो फिसलते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वो बिना किसी स्लिप के सारा वर्टिकल और हैवी कटिंग लोड आराम से उठा लेते हैं। और इसी कैरेज के ऊपर टूल पोस्ट होता है, जो टूल को एंगल और डेप्थ देता है। हाँ, ताकि मेटल को छीलकर सही आकार दिया जा सके। और अगर जॉब बहुत लंबा हो तो सिर्फ चक के भरोसे उसे हवा में नहीं छोड़ सकते, है ना? हाँ, वरना वो तो बेंड हो जाएगा। सही कहा। उसके लिए टेल स्टॉक का इस्तेमाल होता है। वो बेड पे स्लाइड करके लंबे जॉब को दूसरे सिरे से सपोर्ट देता है ना। मशीन के वजन से ज्यादा उसके वाइब्रेशन से जुड़ा है। वाइब्रेशंस? हाँ, जब कटिंग टूल उस ठोस लोहे को काटता है तो बहुत तेज माइक्रो वाइब्रेशन पैदा होते हैं। अब कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ओह, ग्रेफाइट? और ये ग्रेफाइट एक नेचुरल डैम्पर की तरह काम करता है। वो इन सारे वाइब्रेशन को सोख लेता है। ओहो, मतलब अगर वाइब्रेशन मशीन में रह गए तो वो कटिंग में एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। बिल्कुल, प्रिसिजन तो कभी मिल ही नहीं सकता। तो मतलब कास्ट आयरन सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि वो तो एक बड़ा सा शॉक एब्जॉर्बर है। एकदम सही। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने वाली पावर की बात कर लेते हैं। मोटर और मूवमेंट। ट्यूटोरियल में गियर्स और मोटर को देखकर मुझे तो कार के गियर बॉक्स की याद आ गई। वो कैसे? मतलब इंजन तो एक ही दिशा में घूमता है, पर गियर्स की मदद से कार आगे या पीछे जा सकती है। हाँ, यहाँ भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लागू होता है। इलेक्ट्रिक मोटर पावर जनरेट करती है और बेल्ट पुली के जरिए हेड स्टॉक तक भेजती है। अच्छा। फिर अंदर के गियर मैकेनिज्म से स्पिंडल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज
आराम से घुमाया जा सकता है। और गियर बदलने से टॉर्क भी तो कंट्रोल होता है ना? बिल्कुल, अलग-अलग मेटल्स के लिए अलग टॉर्क चाहिए होता है। तो कुल मिला के कास्ट आयरन का वाइब्रेशन कंट्रोल, स्क्वायर थ्रेड्स की स्टेबिलिटी, चक्की पकड़ और गियर्स का टॉर्क, इन सब का सटीक तालमेल ही है जो लेथ को बाकी मशीनों के पुर्जे बनाने लायक बनाता है। हाँ, और ये इंजीनियरिंग इतनी गहराई से जुड़ी है कि अगर एक भी हिस्सा फेल हुआ तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन टूट जाएगी। सच में, तभी से सभी मशीनों की माता कहा जाता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल अटका हुआ है। कौन सा सवाल? हमने ये तो समझ लिया कि आज दुनिया की हर मशीन को लेथ मशीन ने बनाया है, लेकिन जरा सोचिए, इतिहास की जो सबसे पहली लेथ मशीन रही होगी उसे कैसे बनाया गया होगा? ये तो सोचने वाली बात है ना? जब उसके पुर्जे बनाने के लिए कोई दूसरी लेथ मशीन मौजूद ही नहीं थी, तो उसे आखिर किस चीज से और कैसे गढ़ा गया होगा? ये सच में एक ऐसा पैराडॉक्स है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे।